हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज जो वैकेंसी निकाली गई है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी की तरफ से निकाली गई है। जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है नाल्को। ये एक तरह से सरकारी कंपनी कह सकते हैं पूरी तरह से आप, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, देखा जाए तो जितने भी पीएसयूज होते हैं वो जनरली पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होते हैं, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा मान सकते हैं क्योंकि सारी फैसिलिटी वही मिलती है। ये एक नवरत्न कंपनी है। कंपनी को 3 कैटेगरी में बाँटा जाता है, मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न। तो इसी में से एक कंपनी है नवरत्न। तो इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसे लेबर लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है वो नॉन एग्जीक्यूटिव का निकला हुआ है, एसएनपी कॉम्प्लेक्स अंगुल के लिए और एमएनआर कॉम्प्लेक्स दमनजोरी के लिए। तो बेसिकली 2 अलग-अलग जगह पे आपका जॉब लोकेशन हो सकता है, लेकिन ये अलग-अलग पोस्ट पे डिपेंड करता है। सबकी सबका सारा का सारा पोस्ट आपको बता दिया जाएगा। ये कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट करती है, आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है और नॉन एग्जीक्यूटिव का अलग-अलग वैकेंसी है जो कि पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पे, यानी कि पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। इसमें कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, जो सबसे पहला पोस्ट है वो है SUPT JOT लेबोरेटरी, और इसका 37 पोस्ट है टोटल। ठीक है, SUPT का अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, SUPT यहाँ पे सुपरवाइजरी ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, है ना, और JOT को बोलते हैं जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आपका दिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली उसमें होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उसमें होता क्या है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूँ। जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग, JOT बोलते हैं उसको। ठीक है ना। ओके, चलिए मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, नाम कुछ भी रखे आपको। बेसिकली ये जो लेबोरेटरी वाला जॉब है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरा रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि SNP अंगुल के लिए कितना है, MNR डमनजोरी के लिए कितना है। मैं शॉर्ट में बात करता हूँ तो इसके लिए जो BSc केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर फ्रेशर भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके परिचित में अगर कोई भी ऐसे हैं जो BSc केमिस्ट्री ऑनर्स किए हों तो उनको जरूर ये वीडियो भेजिएगा, क्योंकि ऐसे सेक्टर की वैकेंसी माइनिंग में जनरली केमिस्ट्री वालों की वैकेंसी निकलती है, लोगों को पता नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनका छूट जाता है। अपर एज लिमिट 27 ईयर रखा गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है तो ओबीसी में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST को अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, इंडक्शन लेवल का मतलब बोला गया है कि जब आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको SUPT के पोस्ट पे 12 महीना रखा जाएगा। इसके बाद आपको JOT के पोस्ट पे 18 महीना रखा जाएगा। उसके बाद फिर आपको T0 ग्रेड पे प्रमोट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका लगभग 2.5 साल का ट्रेनिंग रहने वाला है, जिसमें 12 महीना जो रखा गया है इसमें शायद 15,000 के आसपास है ना। मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा पोस्ट है वो है JUT ऑपरेटर। 226 पोस्ट है टोटल, अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। और ये ITI वालों के लिए, ITI वाले जो बच्चे हैं उनको तो बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। 226 पोस्ट की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत कम निकलता है। इसमें बोला गया 10th होना चाहिए, साथ ही साथ ITI होना चाहिए। और ITI के बाद आपका बेसिकली जो ट्रेड होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, फिटर का, मैकेनिस्ट का, मतलब सारा का सारा ग्रेड का निकाल दिया गया। अपर एज लिमिट 27 साल रखा गया है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया लागू होता है ना। ट्रेनिंग वाला सबका सेम क्राइटेरिया है, 2.5 साल का ट्रेनिंग है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा, फीटर डिसिप्लिन का अलग से वैकेंसी है। मतलब उसमें तो है ही, उसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं आप, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग से जो 77 पोस्ट का वैकेंसी ITI वालों के लिए, तो चांदी चांदी कह सकते हैं आप। ठीक है, ITI होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का जो SCBT NCBT से होता है वो होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद बोला गया अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर ट्रेड में। अगर आप इसके बाद अप्रेंटिस किए हैं तो आपका कंपटीशन और कम हो जाता है और 73 पोस्ट का वैकेंसी आप भर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अपने वीडियोस में, जो ITI वाले बच्चे हैं वो अपना डिग्री खत्म होने के बाद, ITI खत्म होने के बाद जरूर से जरूर अप्रेंटिस करें कहीं ना कहीं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको बेनिफिट दिख रहा है कि 73 पोस्ट में आप बहुत कम बच्चे फाइट करेंगे। ट्रेनिंग क्राइटेरिया वगैरह सब बराबर है। इलेक्ट्रिकल का भी देखेंगे, अलग से 63 पोस्ट का वैकेंसी है। ITI वालों का फिर से चांदी चांदी, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं इनका भी सेम बोला गया है कि आपका ITI होना चाहिए, साथ ही साथ अप्रेंटिस होना चाहिए 1 साल का कम से कम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला वैकेंसी है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक का।
ठीक है। तो इसमें भी जो मैकेनिक वाले आईटीआई वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, मैकेनिक ट्रेड वाले हैं, इनका भी चांदी चांदी आपका ये होना चाहिए, प्लस 1 साल का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। 48 सीट है, 48 सीट, मतलब अलग से आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो भी अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट होंगे उनका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, इससे याद रखिएगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आईटीआई करने के बाद लोग अक्सर जॉब पकड़ लेते हैं, अप्रेंटिस नहीं करते हैं। लेकिन अप्रेंटिस जो किए होंगे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत कम हो जाता है कंपटीशन, ठीक है। इसके बाद जियोलॉजिस्ट का जो निकला हुआ है, जो कि 4 पोस्ट का है, बोला गया बीएससी जियोलॉजी किए हैं अगर ऑनर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी फ्रेशर के लिए सारी की सारी वैकेंसीज है। एचईएमएम ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, तो एचईएमएम ऑपरेटर का 9 सीट है टोटल। इसमें बोला गया है कि आपके पास 10th होना चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई होना चाहिए, ठीक है ना, या तो डीजल मैकेनिक ये सब का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। एमएमबी डीजल इसमें होना चाहिए। इसके बाद हेवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग होना चाहिए। अब आप सोचोगे इतने लोगों के पास होता है क्या? अब एक चीज गौर करो, आपके पास अगर 10th है, इसके बाद आईटीआई है, ठीक है, इसके बाद एमएमबी का या एचएमबी का लाइसेंस है, और फर्स्ट एड का ट्रेनिंग आप किए हो या फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, तो आप देखिए आपका जॉब कंफर्म है। क्योंकि इतने सारी चीजें लोग नहीं कर पाते। 9 सीट का वैकेंसी है, उम्मीद है कि ये खाली जाने वाला है। चलिए अगली सीट की बात करते हैं। तो अगला जो सीट है वो डिमांडेड है, लेकिन बहुत कम वैकेंसी है इसका। एसयूपीटी एसओटी माइनिंग का, जो कि टोटल 1 पोस्ट का निकला है, कंपनी माइनिंग की, लेकिन निकला है वैकेंसी 1 पोस्ट का माइनिंग का। कोई ना कोई छोड़ दिए होंगे एसयूपीटी वाला जॉब, तभी ये निकला है। इसमें एमएनआर दमन जोधी में आपका कॉम्प्लेक्स, मतलब ये आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जॉब करना, अंगुल वाला जॉब नहीं है ये। वैकेंसी 1 है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद विथ माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस बीइंग इशूड बाय डीजीएमएस। अब यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि जिनके पास रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डीजीएमएस के नॉर्म्स के हिसाब से बात करें तो अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट सभी जगह एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड वालों को और अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को, दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड इसलिए लिखा है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं उनके लिए स्पेशल है कि वो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस चाहिए? कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको डिप्लोमा चाहिए। और जो मेटल माइनिंग वाले हैं उनका बेनिफिट है फॉरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, बस, और कुछ का जरूरत नहीं है। इसमें आपको ट्रेनिंग रखा जाएगा, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगला वैकेंसी है माइंड मेट का एसयूपीटी एसओटी, जो कि 15 सीट है इसमें टोटल, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th, आपका 10th होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हैव ए वैलिड माइंड मेट सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट मनली, है ना, मतलब ओपन कास्ट नॉन दोनों भर सकते हैं। बीइंग इशूड बाय डीजीएमएस, कैंडिडेट हैव फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो प्रीफर मतलब समझिए कि होना चाहिए। तो मतलब आपका पास 10th है, इसके बाद आपके पास माइंड मेट का, मतलब आप ट्रेनिंग किए हो 3 साल का और सर्टिफिकेट लिए हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए। अगर इतना है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस का कोई जरूरत नहीं है। फ्रेशर के लिए वैकेंसी है जो कि 15 पोस्ट का है, अच्छी खासी वैकेंसी, आप भर सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है कि क्या आप फॉरमैन वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखो ऐसा है कि आप इस पोस्ट के लिए तो अप्लाई करना, अगर आपके पास फॉरमैन सर्टिफिकेट हो, इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर देना, सेपरेट एप्लीकेशन अलग ईमेल आईडी से जरूर अप्लाई कर देना। इससे होगा क्या, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी रहेगी, फिर आप कंपटीशन को देख के आगे एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम सेम रहने वाला है दोनों का, ठीक है। तो आपको दोनों से कोई एक ही चुनना पड़ेगा। अगला बात करें तो फिर से यहाँ पे देखिए आईटीआई वालों का चांदी चांदी मोटर मैकेनिक का अलग से 22 सीट का वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें बोला गया आईटीआई होना चाहिए, है ना, मोटर मैकेनिक ट्रेड में अप्रेंटिस किए हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फास्ट एड ड्रेसर कम फर्स्ट एडर, ठीक है, ड्रेसर कम फर्स्ट एडर का वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये आपका ट्रेनिंग वाला नहीं है, इसमें बेसिक पे आपका 27,300 है और 65,000 तक आपका बेसिक जाएगा। MNR दमन ज्योति में टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें बोला गया कि आपके पास 10th होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 2 साल का कम से कम रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एज ए ड्रेसर आप कहीं पे काम किए हो 2 साल का, ऐसा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर डिस्पेंसरी होना चाहिए जो रेप्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कैंडिडेट मस्ट पोजेज ए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट जॉन एम्बुलेंस, मतलब फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 10th है और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास ड्रेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का, ठीक है। अगर आपके नज़र में कोई है तो उनको जरूर वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, ऐसे वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। अगर उनके वीडियो
उनके लिए ये वीडियो काम का है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है 35 साल तक। अपर ओबीसी लगाते हैं तो 3 साल और बढ़ेगा, और अगर SC ST वाले हैं तो 5 साल और बढ़ेगा, मतलब अच्छा खासा एज भी दिया हुआ है। इसके बाद एक है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड डी का 3 का वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें बोला गया है कि आपके पास 10th +12 होना चाहिए, ठीक है, साइंस के साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के तौर पे, है ना। किसी गवर्नमेंट कॉलेज से 1 साल का आपका रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वाला भी आपका अपर एज लिमिट 35 साल दिया हुआ है। इसके बाद नर्स का, जो कि बहुत डिमांडेड वैकेंसी होता है, बहुत ज़्यादा लोग इंतजार करते हैं BSc नर्सिंग वाले। तो देखिएगा यहाँ पे जो नर्स है इनका बेसिक पे 29,500 रुपया रखा गया है। इसमें बोला गया है कि 10+2 होना चाहिए, आपका साइंस होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। फिर आपके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी ट्रेनिंग होना चाहिए 3 साल का, और अगर आपने डिप्लोमा किया है डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, डिप्लोमा वाला भी ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। मतलब ये तो आपको बोला गया है, साथ ही साथ बोला गया है 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी ट्रेनिंग पीरियड के बाद का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बस ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप BSc नर्सिंग वाले हैं, आप डिप्लोमा नर्सिंग वाले हैं, ठीक है, आप मिडवाइफ इसका GNM का कोर्स किए हों, ठीक है, आप आपका BSc नर्सिंग होता है, GNM वाला होता है, एक आध और होता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, डिप्लोमा किए हों डिप्लोमा नर्सिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ट्रेनिंग पीरियड ना हो, इस चीज़ का ध्यान दें। इसके बाद एक फार्मिस्ट का निकला हुआ है वैकेंसी। इसमें बोला गया है 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ। इसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल के अंदर में। इसके बाद 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, तो बाकी आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, हालांकि क्वालिफिकेशन यहीं तक है, ठीक है। अब बात है कि अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर देते हैं तो करने के बाद आपका जो SOT SUPT वाला सिस्टम है भैया, वो क्या है हिसाब किताब मैं आपको बता देता हूँ। जहां पर भी लिखा है SUPT, मतलब अगर आप ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर भी लिखा है इस पोस्ट के आगे SUPT, मतलब है कि आपका 12 महीने का ट्रेनिंग है, ठीक है। सबसे पहले 12 महीने का ट्रेनिंग है। जो 12 महीना आपको जो सैलरी दिया जाएगा, 12 महीना, वो आपको दिया जाएगा लगभग 12,000 रुपया, ठीक है, 12,000 रुपया। इसके बाद एक है JOT, ठीक है, JOT। तो अगर आप 12,000 के बाद आप अगर JOT में जाएंगे, ठीक है, SUPT JOT वाला, तो उसमें आपका जो सैलरी होगा वो आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ओके। और आपका जो सैलरी होगा 15 के आसपास, ठीक है, 15,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। टोटल आपका 2.5 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 12 महीना का SUPT का और 18 महीने का JOT का ट्रेनिंग होगा। टोटल 2.5 साल का ट्रेनिंग है। जिस भी पोस्ट के आगे अगर ऐसे शब्द लिखे होंगे तो ये मोटा मोटी हिसाब है। बाकी आप अपना ग्रेड के हिसाब से चाहें तो देख सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, और ये 100 नंबर में 60+40 होगा, जो कि पिछले बार भी चला है। 60 नंबर आपके टेक्निकल होते हैं और 40 नंबर आपके नॉन टेक के पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, दबा के टिक मारिए। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको टिक करना है। अगर आपको पास करना है तो आपको पास करने के बाद आपका किसी किसी पोस्ट में इंटरव्यू रखा गया है, ट्रेड टेस्ट रखा गया है, तो ट्रेड टेस्ट जिसमें भी रखा गया है उसमें क्या होगा, आप जब पास कर जाएंगे तो फिर पासिंग जो आपका रिटर्न मार्क्स है उसका 60% वेटेज उठाएगा, ट्रेड टेस्ट का 40% वेटेज उठाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और जिसमें नहीं है उसमें आप अप्लाई डायरेक्टली आपका CBT के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, हालांकि डिटेल में लिख दिया गया है कि आपको कहाँ भेजा जाएगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया रखा गया है जनरल और OBC का, EWS कैटेगरी का, बाकी सबके लिए फी नहीं लगेगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप कहेंगे तो मैं डिटेल में इसका वीडियो बना दूंगा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। हो सकता है वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन किसी और के काम आ सकता है वीडियो, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज माइनिंग सेक्टर में बहुत कम निकलती हैं जो लोगों को पता नहीं हो पाता, और कंपटीशन भी बहुत कम होता है। ऐसी वैकेंसीज लोगों को भरनी चाहिए जो भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनका करियर बन सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।